रेडी, बहुत बहुत स्वागत है आपको सारा समय में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इम्तियाज। हमको लग रहा है डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको, कुछ खा रहे हैं आप? नहीं 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 बिल्कुल नहीं एक्चुअली सुबह का द रेगुलर रूटीन ऑफ जस्ट डूइंग थिंग्स या रूटीन हम पूछे रेगुलर, ये रूटीन जो है वो कितने बजे शुरू हो जाता है आपका मॉर्निंग से? सो मैं उठता हूँ करीबन सुबह 6:30 बजे और 1 घंटा मैं अपने आप के साथ स्पेंड करता हूँ। 6:30 से 7 बजे तक उठ जाता हूँ और 1 घंटा स्पेंड करता हूँ। देन आई गो टू द जिम बाय 8:30 समटाइम्स 9 o'clock if my kids wake up. Then it takes about half an hour 45 minutes to play with them to change them. Yeah. भाई मॉर्निंग शिफ्ट अगर हो गई तो क्या करते हैं फिर आप? फिर जिम फिर वगैरह कैसे? मैं नहीं जाता यार। मैं इतना भी कड़क नहीं हूँ अपने जिम के मामले में। मैं एक एक्टर हूँ यार, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। अगर कई दिन, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मैं जिम नहीं जाता तो इट्स ओके। मेरी जो शारीरिक रचना है वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, वो मेरी आईडी का हिस्सा है। सो या माय फिजिक इज नॉट माय आइडेंटिटी। रेडी, आपके जो फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपकी जो वेब सीरीज है जी द इनकम्प्लीट मैन की बात करें, उसके बारे में थोड़ी बात करें। यस क्या मतलब, क्या है, कैसे मिली वो आपको, कैसी जर्नी है उसके राइट। साथ अभी? So an incomplete man is actually a film. It's a film that we are still shooting. We are almost about to complete. It's shot almost 98%. जो 2% बाकी है वो हम यहाँ पर बॉम्बे में शूट कर रहे हैं। और we were shooting in Goa, and I remember talking about the script to the director Dheeraj Kotkar, and he had narrated, and it was a very sensitive subject. It is beautiful storyline, and a lot of things and a lot of issues that we are actually right now facing, or are ongoing things. So it is one of that thing. And जब उन्होंने मुझे बताया था तो it was I think about June. फिर सबको लगा था कि सितंबर में खुल जाएगा लॉकडाउन, पर सितंबर में नहीं खुला। देन दिवाली के बाद, एंड देन आई थिंक इवेंचुअली फाइनली दिसंबर में सब धीरे धीरे जैसे खुलने लगा 25 नवंबर तक, आई रिमेम्बर। सो इट्स दैट्स व्हेन हम लोगों ने डिसाइड किया कि बॉस दिस इज अ गुड टाइम, चलो जाते हैं। and then we shot in Goa. थोड़ा तो उसका पूछे उसमें है क्या, मीन्स किस So the किस टॉपिक पे tagline है? of the film is the tagline of the film is ke if young enough, if old enough to rape, then why not old enough to be hung? So it's also about a juvenile raping. जो हमारे one of the very famous cases in India have had juvenile uh, ROPs, so juvenile convicts. So the thing is कि अगर आप इतने ओल्ड हो कि जहां पर आप रेप कर सकते हो, तो डेफिनेटली उतने ओल्ड ही हो जहां पर आपको लटकाया भी जा सकता है। So that is one of the very again it's a very controversial thing, because जिस तरह से इंडियन लॉ डिजाइन हुआ है उस तरह से ये फिट नहीं बैठता उसमें। लेकिन अगर आप इंसानियत के तौर पे देखने जाएं तो ये आपके नजरिए में, आपके अंदाज में बिल्कुल बैठेगा। लेकिन आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई क्या है यार, लड़का 16 साल का है तो क्या हुआ, उसमें समझ तो है। उसने अगर ये काम करने, इसने ऐसा खराब काम करने की सूझ है, समझ है, तो फिर उसे हम क्यों नहीं लटका सकते। एंड देन basically it's about a juvenile kid going through a bad childhood, growing up, and say going through a bad childhood and grows up and starts killing. So it's a suspense thriller about how it happens. जो फ्रेडी आपने बोला ना कि उसको हैंग क्यों नहीं कर सकते, ये मुद्दा रवीना टंडन ने भी उठाया था और बहुत ही वैलिड पॉइंट। जी हमको ऐसा लगता है कि अगर आप गलत करने की समझ रखते हैं तो आपको सजा मिलने का भी उतना ही हक होना चाहिए, अगर आप इतना बड़ा कोई बिल्कुल जुर्म करते हैं तो फ्रेडी आपने जो फिल्म करी तो बिल्कुल। आपको, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स को जाना होगा, समझा होगा, आपको कहीं एहसास हुआ कि ये आखिर ये जो इतने जो क्राइम जो इंडिया में सब चल रहा है खासकर जुवेनाइल में, उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है या बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं है?
फ्रस्ट्रेशन पे आता है जो क्राइम करते हैं, इतना see संगीन I क्राइम। I correct. So I think it's तो पुराने जमाने में ना वो हम लोग चाइल्डहुड मैरिज करवा देते थे, तो वो गलत है, ओके, फ्रॉम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई थिंक विद द ओल्ड कल्चर उनको पता होगा कि जब इंसान प्यूबर्टी हिट करता है, जैसे थोड़ी सी जवानी आती है, जैसे बोलते हैं ना मूंछ के बाल निकलने शुरू होते हैं, when a kid is hitting a puberty, they are very hormonal driven. तो ज्यादातर काफी केसेस में ये होता है कि हार्मोनल ड्रिवन बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो एक वजह वो थी कि इसके वजह से लोग 10-15 साल पर शादी करवा देते थे, कि बिकॉज यू कैन नॉट, यू अंडरस्टैंड द importance of, okay, if you're hormone driven and if you are looking for something, then you already have a wife. Now I'm not saying that it is right or wrong, but मुझे एक ऐसा लगता है, and I could be wrong, I could be absolutely wrong to what they are saying, to that system, जो ऐसी सिस्टम थी जो बचपन में शादी करवा देती थी। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो जो सेटिंग थी ना, वो कई हद तक यहाँ पर ऐसे होती थी कि बच्चे 15 साल पर तो शादी कर ली है, तो अभी उसको अपने हार्मोन्स को निकालने के लिए both of them, whether it's women or girl or a boy, already they have a partner, so they don't have to look around so much. Now coming to this time where there is a lot of understanding of things, so मुझे लगता है कि definitely awareness, कई हद तक the respect for women, मुझे लगता है अपने कंट्री में काफी कम है, जहां पर उनकी मर्जियां नहीं जानी जाती, जहां पर at the same time, ऐसे there is a lot of herd awareness मानी जो एक बड़ा सा लोगों का हर्ड होता है ना, वैसी अवेयरनेस है। वैसी हर्ड अवेयरनेस में क्या होता है कि एक इंसान जो सोचता है वही सारे समझते रहते हैं। इंडिविजुअल अवेयरनेस और उसके इंटेलिजेंस को खिलने के लिए इतना अवकाश नहीं मिलता। So this is one of the reasons that it has to be an awareness about women's respect and respecting what they want, and besides that, sex education has always been a taboo. Even speaking the word sex is a big taboo. जैसे आपके घर पे या मेरे घर पे हम लोग ऐसे इतने easily नहीं बोलते, right? तो at one point of time we have to come over it, we have to understand। हम लोग तो शहर में रहते हैं, बड़ी पॉलिश्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो कई हद तक वहां पर यहाँ पर हमारे बच्चे या हमारी बात करें तो ऐसी जागरूकता कई जगह पर है, बट जैसे अंदरूनी इलाकों में जाते हैं आप, जैसे छोटे शहरों में, एकदम छोटे शहरों में जाते हैं, वैसे तो जरूरी नहीं आप बोलोगे कि दिल्ली में भी सर ये होता है, तो बट मेरा कहना ये है कि जो डेमोग्राफिक है, मानी जो हमारा जो एक समाज है, समाज के निम्न स्तर पे जैसे जाते रहते हैं, जहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं है, स्कूल जाने की जागरूकता नहीं है, स्टडीज की जागरूकता नहीं है, मानव अधिकार की जागरूकता नहीं है, वहां पर ऐसी चीजें या उन लोगों के द्वारा हुई ऐसी चीजें ज्यादा जानने मिलती है। प्लस I also feel that the country needs to reform its punishment laws for these people. मतलब फ्रीडी आप कहते हैं कि इस वक्त जो है लॉ में चेंजेस आने चाहिए, खास तौर से इस तरह के केसेस में जहाँ पे जुवेनाइल जो है वो रेप करते हैं, उनको सजा नहीं मिलती है, वो ये सोच के छूट जाते हैं कि भाई ये उस टाइम पे जो 16 साल का था और क्योंकि ये नाबालिग था। Yeah, I think yes, exactly. I think it's time के जो change age का format है वो change हो जाए। It's if I think it's you can take it up to 15, 15 years under के लोगों को आप जुवेनाइल डिक्लेयर करें, या 18 years के अंदर को जुवेनाइल नहीं होना चाहिए। Like 15 से 18 की एज मुझे लगता है कि लोग बच्चे समझ सकते हैं, और बच्चे तो नहीं, बट there's some point of time वहां पर मेच्योरिटी आ जाती है। 16 से 18 वाला जो स्टेज है, सो 16, 17, 18
they can remove till 16, they can say कि अच्छा चलो ये जुवेनाइल में आ गया. So and I think punishment जितनी सख्त होती है ना, क्या होता है कि कई बार laws इतने सख्त होते हैं ना कि like आप अगर देखने जाए तो हेलमेट पहनना ना पहनना, लोग आधे ऊपर से लोग हेलमेट ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि लॉ है, इसलिए नहीं पहनते कि ये सुरक्षा के लिए है. Right. तो मुझे लगता है कई जहां पर गवर्नमेंट या लॉ सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है ना, वहां पर लोग डर जाते हैं और वो डर के मारे काफी सारी चीजें नहीं हो करते हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं, राइट. यस बिल्कुल. तो आई थिंक कई हद तक लॉ रिफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. एक्चुअली जैसे ज्यादा मुझे पता है आपने एमबीए किया था जी और उसके बाद फिर आप जो है इंडस्ट्री में आ गए, फिल्म इंडस्ट्री में आ गए. मतलब दोनों जी बहुत ही अलग अलग चीजें हैं. एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ जी. वो एक आर्ट है. तो हाँ ये कैसे हाँ आप हाँ. उधर से जाते जाते इधर कैसे आ गए? सो वो एमबीए पढ़ते पढ़ते सीखा कि बेस्ट धंधा वहां पे होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करना पड़ेगा. सो मैंने सोचा कि हाइट है, बॉडी थोड़ा बहुत सा ये है और लुक्स है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद मॉडलिंग. सो मैंने मॉडलिंग शुरू किया है. और एनी विच वेज मुझे वो थोड़ा फैंसी लगता था वो, आई डिड इलेक्ट्रॉनिक्स. उसके बाद एमबीए किया और फिर मुझे लगा कि यार एक काम करता हूँ, मैं अपना जो जो अपने पास है उसे क्यों ना इस्तेमाल करूँ. पढ़ाई तो मैं कभी भी कर पाऊंगा और पढ़ाई एक बार कर ली है तो एजुकेशन कहीं नहीं जाता, डिग्री कहीं नहीं जाएगी. अगर काम करना है तो 10 साल के बाद भी काम कर पाऊंगा मैं. बट लेट मी ट्राई दिस बिकॉज ये एज चली जाएगी, उसके बाद मैं मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगा. तो हम सो भाई आई डिड दैट, आई टुक इट. हमको लगता है हाँ आपने आपने जो है बहुत सही इस्तेमाल किया अपने एमबीए का, और सही जगह हाँ. बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर दी. लेकिन इजी यार इजी तो हाँ, नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, मतलब एक न्यू कमर, एज अ न्यू कमर आपको इंडस्ट्री में आके और इम्तियाज इजी बड़ा तो अभी ब्रेक भी नहीं लेना, है. बड़ा ब्रेक मिलना. बिल्कुल 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 इजी तो अभी भी नहीं है. अभी मैं कोई मुझे बोलता है कि अरे यार तू जो तो काफी आगे बढ़ गया. सो अभी इजी तो अभी भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, हर फ्राइडे नसीब बदलता है. हर हर साल कोई नया नया आ जाता है. अभी क्या होता है, ये एक्चुअली है टेस्ट मैच जिसे लोग खेलते हैं T20 की तरह कि अच्छा इसकी ये फिल्म आ गई, वो फिल्म आ गई, तो लोग समझते हैं कि ये स्टार बन गया. आज ये स्टार है, नेक्स्ट ईयर कोई और स्टार होगा, उसके बाद कोई और स्टार होगा. सो यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक इट इज कि कौन लंबा टिकता है. बिकॉज इट्स अ टेस्ट मैच, इट्स अ करियर, राइट, इट्स अ लाइफ थिंग करियर. लेकिन लंबा टिकने वाली जो बात होती है ना, उस बीच एक रास्ता ऐसा होता है, एक समय का ऐसा आता है जहाँ पे उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जिसको आप कितना अपने को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी फिल्में करी हैं, बिल्कुल सलमान के साथ फिल्में करी हैं, बड़ी बड़ी फिल्में में नाम आपका जुड़ा हुआ है, मेन विलेन आप रहे हैं इतनी बड़ी फिल्म में. उसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर चांस नहीं मिलता तो वो जो एक हम बोले समय जो होता है वो, क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल वो बढ़ता है वहां पे, या अपने को आप होल्ड कर लेते हैं वहां पे? बहुत होता है इम्तियाज. एवरी एक्टर गोज थ्रू हिज ओन, हिज एंड हर ओन डिप्रेशन स्पेक्ट्रम. काफी टाइम हम लोग भी जाते हैं, मैं भी गया हूँ, मैं अभी भी जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है. क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती ना कि आपको क्या चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं होती. यहाँ पर तो स्काई इज द लिमिट. तो आपको लगता है कि कोई जो मुझे देख रहा है उसको लगता है कि यार शडी तू तो बड़ा सेटल्ड है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं तूने, इतना तू तो स्टार हो गया. मैं यहाँ से अपने जगह पर से किसी मुझसे बड़े स्टार को देखता हूँ, या मैं देखता हूँ कार्तिक आर्यन को मैं देखता हूँ, जो जो लोग लाइक किसी को भी देखता हूँ. फॉर दैट एग्जाम्पल लाइक वरुण को देखता हूँ, या सिद्धार्थ को देखता हूँ, अर्जुन कपूर को देखता हूँ, सबको देखता हूँ. तो मुझे लगता है यार ये लोग बड़े हैं यार, आई वॉन्ट टू बी ऑन देयर इन देयर प्लेस. तो सो वो जो हाँ जी बोलिए, क्या हाँ, बोलिए. वही वही पूछा था, वो जो जो ये सोच होती है, ये कहीं ना कहीं हाँ फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन सब कुछ लेकर बिल्कुल आती है. इम्तियाज, बहुत बढ़ा देती है, बहुत बढ़ा देती है. प्लस क्या होता है कि जब आप बॉम्बे से नहीं है तो आपके पास आपको कॉन्स्टेंटली घर चलाना होता है. और एक होती है कि एम्बिशियस, बीइंग एम्बिशियस. तो वो एम्बिशियस होना अच्छी बात है, बट ओवर एम्बिशियस या कितना एम्बिशियस होना चाहिए ये कोई नहीं सिखाता. आप अपने मन से भी पूछो तो भी वो कभी नहीं बता पाएगा कि भाई एम्बिशन तो कितनी होनी चाहिए, वो कैसे कोई बता सकता है. Right. सो वो एम्बिशन भी बहुत प्रेशर रखती है इंसान पर, पर्सनली देखने जाए. और
as actors we go through a lot of torture. हमारे वहाँ दो काम होते हैं. लोगों का क्या होता है, जैसे आप काम कर रहे हो, सुबह उठकर आपको पता है मुझे जाना है और मैं ये काम करना है. हम लोग का काम होता है सुबह उठकर काम ढूंढना. ये हमारा सबसे बड़ा काम होता है. और उसके बाद काम होता है जो जो ढूंढा काम है उसे कैसे अच्छे से निभाएं. नहीं, मेरे साथ भी तो ऐसे वो ही, हम दो लोग के तरह साथ भी के ऐसे ही काम. होता है फ्रेडी, कि हम लोग को सुबह उठ बिल्कुल, आई के एम ना श्योर. एक बड़ी न्यूज़ ढूँढनी होती है और बड़ी न्यूज़ को फिर बिल्कुल. उसको प्रॉपर प्रेज़ेंट करना होता है। तो वही प्रेशर करेक्ट. हम लोग पे भी उतना ही होता है, वो करेक्ट. मिलता है। करेक्ट. हाँ, एग्जैक्टली. तो आई थिंक हम लोग सब एक ही नाव में सेल कर रहे हैं. तो यही होता है यहाँ पर कि हमारे को पहले तो काम ढूंढो भैया, काम ढूंढो. तो हमें मुझे काम चाहिए बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, बड़ी फिल्मों में एज ए लीड. और मुझे वो मिल नहीं रहा है, या फिर मिल रहा है तो ऐसा मिल रहा है या फिर वैसा. तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने में, यहाँ वहां करने में, एक प्रोजेक्ट है जिसको मुझे लगता है कि मैं सबसे बेस्ट करूंगा, मैं जाकर डायरेक्टर को बोलता हूँ कि सर मुझे लीजिए हमें, वो बोलते कि नहीं भैया आप हमें तो ये स्टार मिल रहा है, वो आ रहा है तो उसकी फेस वैल्यू ये है, ये ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन और डिजेक्शन और कॉन्स्टेंटली ट्रायल एंड एरर, सक्सेस एंड फेलियर से पसार होना. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक्टर कम्युनिटी जो है वो इतनी वल्नरेबल बन जाती है इंडिया कि कई बार छोटे से छोटी चीज भी रुला देती है. और वो एक वन ऑफ द साइंस है वो चीज के यू आर गोइंग थ्रू कांस्टेंट डिप्रेशन एंड प्रेशर. लाइक so many times you'll catch yourself कॉमेडी फिल्म में आप रो रहे हो, एक ऐसा सीन आ गया. सो दैट जस्ट ओपन्स अप दैट पार्ट जहाँ पे वो छुपा हुआ है अंदर, एक प्रेशर या डिप्रेशन या एंजाइटी छुपी हुई है, उसे वो खोल देती है तुरंत. तो फ्रेडी, क्या किसी आप एक्टर से. हाँ, आप भी कभी रोते बोलिए हैं? क्या बोले. बहुत रोता हूँ भाई मैं तो. आई एम गोइंग थ्रू माई ओन डिप्रेशन एंड माई ओन pressures of in my life. So and I have immense respect for all the actors who are constantly at it, इतने सालों से कर रहे हैं. क्योंकि मुझे लग रहा है तो उन लोगों ने भी ऐसे दिन देखे होंगे, उन लोगों ने भी ऐसी कई कई सारे क्षणों में से पसार हुए होंगे और तब जाकर यहाँ पर आए. सो नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस इंडस्ट्री. अच्छा, हम लोग को आपको. ऐसा लगता है फ्रेडी कि जैसे आपने इतनी बड़ी फिल्में की, सलमान के साथ भी की, अक्षय के साथ भी की और बड़े अच्छे कैरेक्टर के साथ किया आपने। हम लोग को ऐसा लगता है जी. कि फ्रेडी एक एस्टैब्लिश एक्टर हैं और उनको मतलब काम सामने आता होगा, अपनी मर्जी से काम करते होंगे। लेकिन आपने मुझको बताया कि बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाना, फिर वहां पे अपने हिसाब से रोल ना मिलना, दूसरों की सिफारिश आ जाना, नेपोटिज्म कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन एक चीज ये भी कहती है कि नेपोटिज्म जो है वो इंडस्ट्री में टिक नहीं पाता है। इस बात से सहमत हैं आप? सी देखिए, मैं तो नेपोटिज्म वगैरह से मैं इतना वो नहीं करता हूँ. बट ये होता है कई बार कि हाँ चलो, क्या होता है कि किरदार एक है और उसके पीछे 100 लोग हैं. अब ये इंडस्ट्री का इट इज लाइक कमिंग इनटू द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया. क्या आप कैसे आएंगे क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया में? लाइक 11 लोग ही है और करीबन 100 करोड़ लोग हमारे कंट्री में क्रिकेट खेलते होंगे. 100 करोड़, 130 132 करोड़ की बस्ती में 100 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते होंगे. तो 100 करोड़ में से 11 लोग को पसंद करना, जैसे अंबाती रायडू ने वो अपना वो कर दिया था, he declared his retiring because he did not get picked up for Australian tour and he felt very bad कि why am I this World Cup, sorry, why Yes. am I being ignored, so there is no answer to that. Similarly फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि ये बनाई जाती है लोगों के लिए, पर इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कि मैं बना रहा हूँ, आपको नहीं देखना है तो मत देखिए, बना रहा हूं मैं, मुझे जो पसंद आता है मैं उसी के साथ बनाऊंगा. सो ये एक पार्ट ये है. दूसरा पार्ट जब आपने पूछा कि सो मुझे नेपोटिज्म से कोई ऐतराज नहीं है. मुझे ऐतराज हो तो भी मैं क्या कर सकता हूँ. मेरा काम ये है कि उस अवरोध को साइड पे रखना और आगे बढ़ना. मैं उस अवरोध को इस अवरोध की नजरिए से देखता रहूंगा तो वो मुझे हमेशा सबसे बड़ा अवरोध लगेगा. लेकिन मैं उस अवरोध को बोलता हूँ अच्छा ये भी है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से जो रास्ता है ना बाजू में से, वहां से भी पसार हुए हैं, तो चलो Right. वहां से रास्ता पसार करते हैं. दिक्कतें आती है, शायद डिटूर लेना पड़े या शायद पूरा लंबा रास्ता पड़े या फिर कई बार रिजेक्शन भी, आउट एंड आउट रिजेक्शन भी मिलता है. लेकिन है क्या करें, मैं तो पानी में गिर गया हूँ ऑलरेडी. अब पानी में गिर के आप ये बोलेगा
हाँ, वो शार्क का बच्चा है, वो डॉल्फिन का बच्चा इसलिए फास्ट तैरता है, वो कछुआ इसलिए धीरे तैरेगा, वो ये मगरमच्छ है, ये मछली है, ये सब नहीं देखना है। आपको कहाँ जाना है, पानी में कितना दूर जाना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर आपको तय करना है। निर्भर करता है। रेडी, हमको हाँ, जहाँ तक पता दूसरी है कि बात आपने टिकना। अपनी, जहाँ तक मुझको पता चला था कि आपने अपनी बाइक भी हाँ बेच दी थी, किन जी, हालातों में? बिल्कुल। सो इम्तियाज, वो टाइम ऐसा था कि यार हॉलिडे के बाद मैं थोड़ा अपने आप को, अपने करियर को एकदम ज्यादा सीरियसली लेने लगा। प्लस मेरी 2-3 फिल्में थी ऐसी जो रिलीज, जो फ्लोर पे जाने वाली थी विपुल सर के साथ, और वो नहीं हो पाई। और ऑब्वियसली मैंने मॉडलिंग बंद कर दी थी, बिकॉज क्या होता है कि एक ब्रांड वैल्यू, आपका फेस कितना एक्सक्लूसिव है, कितना अच्छे प्रोजेक्ट में, कितनी अच्छी जगह पर, कहाँ पर आप दिखते हो, वो बहुत मैटर करता है। मैंने अच्छे से पीआर नहीं किया था, तो मेरी अवेयरनेस सबको, प्लस फिल्म में ऐसा था कि मेरा नाम फरहाद था, जबकि कोई मुझे फरहाद के नाम से जानता नहीं था। लोग फरहाद फरहाद ढूंढते थे इंस्टाग्राम पे, कोई मिल नहीं रहा था। फिल्म हिट हुई, उसके बाद लोग ढूंढ रहे कि ये लड़का कौन है, उसका नाम ही नहीं मिल रहा, फरहाद मिल रहा है लेकिन फरहाद तो कोई और है। सो इट टुक टाइम फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दैट, अच्छा ये फ्रेडी दारू वाला है, उसका नाम फरहाद था यहाँ पर, और ये हुआ करके। सो इन दिस होल थिंग टाइम चला गया, एंड आई कुड नॉट, प्लस मेरी फिल्में जो शुरू होने वाली थी वो भी नहीं हुई। सो ऑब्वियसली पैसे खलास हो गए, और बाइक रख के क्या करूं, बिकॉज बाइक वाज नॉट माय प्रायोरिटी। माय प्रायोरिटी वाज टू स्टे इन बॉम्बे, कि टिके रहना यहाँ पर। फिल्म तो मुझे पता था कभी ना कभी आएगी, अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो, लेकिन यहाँ पर टिके रहना बहुत जरूरी था। So that was the phase where I had to sell my motorcycle and kind of move on. कि अच्छा भाई ठीक है, अभी maybe this is not the right time to have motorcycle. तो थोड़ा जो भी पैसे मिले उसमें से काम हो जाएगा करके। कितने पैसे मिले थे? So I had that expensive motorcycle, but तो 4.5 लाख रुपए मिले थे। तो मेरी स्पोर्ट्स बाइक थी जो मैंने मॉडलिंग डेज में ली थी। अब So वापस खरीद दी उसे आपने, बेच नहीं दी खरीदी थी। अभी तक उसको? फिर तो बहुत काफी सारी खरीदी, अब तो मेरे पास 8 है। अच्छा। So, I'm a huge motorcyclist. I'm also a trained motorcyclist. मैंने ट्रेनिंग ली है मोटरसाइकिलिंग की, so काफी, आई मीन, मोटरसाइकिल मेरे लाइफ का बहुत ही अंदरूनी हिस्सा है। मोटरसाइकिल, म्यूजिक, फिटनेस, ऑल दीज थिंग्स। सो ठीक है, अभी काफी सारी मोटरसाइकिल है, खुदा, भगवान ने, गॉड्स बीन काइंड, या सो ग्रेट ग्रेट। रेडी, हम या ऐसे ही पूछेंगे, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उन कौन कौन से जी। हैं प्रोजेक्ट्स? सूर्यवंशी भी है? सो सूर्य नहीं, सूर्यांश करके एक फिल्म की थी मैंने गुजराती में, which was one of the biggest action films in Gujarat. So we are working on another franchise, like another part of that franchise as well. But right now I'm doing quite a few projects. I'm working on this film, The Incomplete Man, which I will finish in this by first week of March. And then I am working on a very big web series from Geo Studios, which is like one of the biggest web series of that particular, like Geo Studios is coming up. That's a very first and very big web series of Geo Studios. Besides that, I'm working on a very big film in Tamil industry. And I'm working on another film in Telugu industry also. और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट्स हैं फिल्म that I'm just trying to sort out, कि कौन सी करनी है मुझे, because I need to first finish this. क्या हो रहा है कि काम बंद था, तो everybody has come and then suddenly you are like, हाँ मुझे भी करना है, मुझे सब कुछ करना है, I want to do everything, but I've realized that I want to, I'm not that type of an actor कि सारे प्रोजेक्ट में I cannot look the same. I cannot serve my audience, my fans, the same thing in every project. So मैं पसंद करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लूं, उसमें पूरा अंदर घुस जाऊं, पूरा उस किरदार को अच्छे से कैमरा में पेश करूं, and then I move on, So yeah. रेडी, चलते थे पूछेंगे आपसे कि सलमान और अक्षय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? कैसे हैं ये लोग पर्सनली आपसे? Yeah, they are great guys. They are great guys, and that is one of the reasons why they have been staying in the industry for so many years. उस इतने सालों से टिकना, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देना, इतने बड़े सुपरस्टार होना,
इतने पैसे कमाना, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इतने सारे फैंस होना, ये तो भाई ये इन चीजों को अगर आप देख लोगे ना, तो आप मुझे ये सवाल ही ना पूछोगे कि उनसे कैसा रहा. You have to be great in order to cater for all these years, in order to work into all these films, and in order to cater to so many fans. अगर आपके इतने सारे फैंस हो, अगर आप लोकप्रिय हैं तो, और इतने सालों से हैं, तो आपने 110% कुछ तो सही किया है. Right. Those guys are great, you know. मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में. एंड देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, ये जो है ना, ये जो बोल रहे हैं, वो एक एक लफ्ज में काफी सारा वेटेज होता है. So I loved working with both of them. And both of them are like absolutely cool and very easy going guys. Yeah, कोई no hang up, आओ काम करो, chill रहो, मजे करो, and then yeah, so beautiful experience. Very nice. तो फ्रेडी, चलिए हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको आने वाले फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए आपके, और Thank you, होप कि इम्तियाज. आप और भी बहुत सारी बाइक्स खरीदें. और Bikes only, Abhi, I want your wishes for doing bigger and better films. श्योर, इंशाल्लाह. ठीक है फ्रेडी. Bikes though is just a result, yeah, of what हाँ, I do. Yeah, it's not the thing. Yeah. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने का, सारा समय से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, इम्तियाज. अपना ख्याल रखिए और घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा. थैंक यू. टेक केयर. Thank you, इम्तियाज.